नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल डिबेट में। दोस्तों, एक ब्राह्मणी मोहतरमा आई हैं। ब्राह्मण परिवार में महिलाओं के साथ क्या भेदभाव होता है उस पर वो विस्तृत जानकारी दे रही हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। ये 21वीं सदी है और फेमिनिज्म ने किस तरह से भेदभाव, जातिवाद फैला रखा है अन्य वर्ण के लोगों पर, वो तो है ही है, साथ में अपने घर में महिलाओं पर भी वो किस तरह का जातिवाद करते हैं ये भी आप देख लीजिए। इसके बाद से एक ब्राह्मण महोदय आए हैं, उनसे भी डिबेट हुई है। तो इस डिबेट को अंतिम तक देखिएगा ताकि आपको पूरी सच्चाई पता चल सके कि 21वीं सदी में भी भेदभाव रूप बदल के किस तरह से आगे प्रमोट किया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी को ये सच्चाई पता चल सके। वीडियो को लाइक करना तो कतई मत भूलिएगा। रारू यहाँ लिख रहे हैं, क्या धर्म निरपेक्ष होना हमारे लिए सही है सर जी? नहीं रारू जी, धर्म निरपेक्ष का मतलब ये हुआ कि सबको इक्वालिटी। एक्चुअल में ये टर्म इसलिए लाया गया था कि लोगों को डर था कि ये जो ब्राह्मणिज्म है इस सब पे हावी ना हो जाए, तो धर्म निरपेक्ष किया गया ताकि जो बौद्ध लोग हैं, जो जैन लोग हैं, चाहे जो हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम, सब अपना अपना पालन कर सके। नहीं तो ये तो सबको खत्म करने के कगार पे था, तो धर्म निरपेक्ष इसलिए लाया गया। लेकिन धर्म निरपेक्ष का आप देखें कि गलत फायदा उठाया जा रहा है ना। यहाँ पे धर्म निरपेक्ष होने के बाद से भी हर जगह तो ब्राह्मणिज्म ही थोपा गया। बताइए आप हमें, आज तक आपने सुना है कि सरकारी तंत्र जो है किसी ईसाई के चर्च के लिए गया हो, मस्जिद के लिए गया हो? कभी सुना है आपने? हैं, गुरुद्वारे के लिए गया हो, सुना है आपने? नहीं सुना ना। किसके लिए जा रहे हैं? राम मंदिर के लिए जा रहे हैं, पूरा सरकारी तंत्र। तो ये कहाँ धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है? तो टोटल के टोटल जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है ब्राह्मणत्व तो चल रहा है ना। फिर वीरेंद्र कुमार यहाँ लिखते हैं, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। हाँ जी, आपको भी। रवि कुमार लिखते हैं, जय भीम, नमो बुद्धाय, एसजे सर, बिहार के सरकारी मिडिल स्कूलों में रामायण पढ़ने के लिए ये बुक दिया है जिसका नाम है बाल रामायण। बताइए, देखिए रामायण पढ़ाया जा रहा है, बाल जातक कथा नहीं पढ़ाएंगे, जिसमें मोरल स्टोरीज होती हैं वो नहीं पढ़ाएंगे। बाल रामायण जो है वो पढ़ाया जा रहा है, और ये रामायण पढ़ाएंगे, महाभारत पढ़ाएंगे, यही सब चीजें जो है फालतू चीजें, काल्पनिक चीजें पढ़ा पढ़ा के और ये सभ्यता संस्कृति बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। बताएं, यहाँ पे सौम्या आए हैं। हाँ जी सौम्या, बताएं क्या करना चाहते हैं? नमस्ते सर, जय भीम। हाँ जी नमस्ते, जय भीम जी, बताएं। जी सर, सर आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी, ओके, आपको याद? हाँ हाँ हाँ, बोलिए। तो सर मेरे घर पे ना, मैं ये सब रोज ही देखती हूँ। और मतलब क्या होता है कि मेरी दादी ने भी ऐसे किया है कि जो आंटी सफाई करने आते हैं, मैंने उनके साथ बस मतलब थोड़ी देर बैठी थी। मैं काफी छोटी थी उस टाइम पे, और मेरी दादी ने मुझे जबरदस्ती अंदर लेके गई, और पता नहीं किस चीज के छींटे डाले। उन्होंने बोला कि अब तुम अपवित्र हो, तो तुम्हें मतलब मेरे ऊपर काफी सारा पानी डाल दिया, और ना मुझे नहलाया उस टाइम पे, और मम्मी को डांट लगाई, मतलब मुझे डांटा कि ये क्या कर रही थी वहां पे। तो नहीं, मैं ये इसको थोड़ा सा और क्लियर कीजिए। आपके ऊपर पहले पानी के छींटे पड़े, फिर आपको नहलाया गया या गोमूत्र डाला गया? क्या चीज आप कहना चाह रही हैं? तो गोमूत्र नहीं डाला था मेरे ऊपर, पता नहीं क्या मंत्र सा बोल के, और कान में पानी से छींटे डाले पहले, फिर बाल्टी डाल दी पानी की, और मुझे दादी ने डांटा और बोला कि ये उनको टच क्यों किया। सर उस टाइम पे तो काफी छोटी थी, 6-7 साल की, तो मुझे समझ नहीं आया ये क्या हुआ। सर अब जाके समझ में आने लगा है कि सर काफी ज्यादा, मतलब मेरी फैमिली की काफी ज्यादा जातिवादी है सर। और मतलब दादाजी को भी मैं कि आए हुए लोगों को टोट के बताना, मतलब पुजारी है वो, तो आए हुए लोगों को सबको टोट के बताना। और इसमें ना हमारे मतलब जो भैया है एक SC ST में, और उनके मतलब वो ऑफिसर है, तो अब उनकी मम्मी आई घर पे, और वो कि ना हमारे तो बेटे के लड़का, जो लड़का नहीं हो रहा, लड़की लड़की हो रही है। तो दादाजी से पूछने आई वो कि टोटका बताओ कुछ, और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वो खुद पटवारी हैं, और मतलब वो ऐसी चीज पूछ, दादाजी ने बताया कुछ गोबर मिला लेना, पेड़ के पास रख देना, ऐसी चीजों को भी वो मान रहे हैं सर। तो सर पढ़े लिखे लोग भी सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे निकलूं इन सबसे, क्योंकि मुझे तो बाहर जाना सब कुछ बंद हो गया है, मेरा तो कुछ अलाउड नहीं है।
अब मैं इन सब से कैसे निकलूँ? मैं खुद को कैसे आगे बढ़ाऊँ सर? मेरी लाइफ कैसे ठीक करूँ? इन सब से दूर जाऊँ थोड़ा? नहीं, बाहर देखिए, बाहर निकलने का तो उसका अपना प्रोसीजर होता है ना, उसको तो आपको आप मतलब दोनों तीनों चीज़ें देख लीजिएगा, क्योंकि आपके फैमिली जो है ना वो अलग ढंग के हैं। तो अलग ढंग के हैं तो उस हिसाब से बाहर जाने का पूरा एक प्रोसीजर होता है। आपको हर एक चीज़ उसमें चाहिए होती है ना, सारी डिटेल से लेकर आपका सारा बैकग्राउंड से लेकर हर एक चीज़ चाहिए होती है, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी आपकी फैमिली का आप देख लीजिए कि आपके फैमिली वालों का क्या है, क्या नहीं है। क्योंकि इसमें जो है आपके फैमिली वाले जिस तरह से आप बता रही हैं, जिस तरह से हैं, उसमें आपको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ठीक है? हुँ, इन सब मामलों में विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जहाँ तक रूढ़िवादिता है ब्राह्मणिज़्म में, तो ब्राह्मण परिवार सबसे ज़्यादा तो बाहर विदेशों में तो मुझे लगता है कि ब्राह्मणिकल सिस्टम ही गया है। सबसे ज़्यादा जो आप देखेंगे बाहर में तो ब्राह्मणवादी ही लोग गए हुए हैं। विदेश जाने का भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही लोग ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उधर को नहीं जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। पहले एक समय था जब ये समुद्र पार करने को इन्होंने बना रखा था कि भई समुद्र पार कर देगा तो जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। गांधी को इन्होंने जाति से बहिष्कृत किया, इन्होंने तिलक को बहिष्कृत किया, फिर उन दोनों ने खूब गोबर और गोमूत्र खाए, खा-खा के प्रायश्चित किया, प्रायश्चित कर के फिर घर इनके ब्राह्मण संप्रदाय में वापसी की थी, इनके वर्णाश्रम में प्रवेश किया था। तो फिर अब जब इनको फायदा लग जाता है, जहाँ पे फायदा लग जाता है उसको वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। अब बाहर जाने में उसको हटा देंगे। अब इनको किस चीज़ से दिक्कत है? इंटरकास्ट मैरिज से दिक्कत है। इनको अभी भी ये जो छुआ-छूत जो होता है, इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस करने में, इसमें इनको बहुत मज़ा आता है। तो इस पे इन्होंने काम नहीं किया। और मेन चीज़ क्या है कि आप देखें, इन्होंने वही चीज़ पे फ्लेक्सिबिलिटी ली है जहाँ पे इनको डायरेक्ट फ़ायदा हुआ। जैसे पहले ये किसी दूसरे का काम नहीं करते थे, लेकिन जहाँ पे पैसा मिला तो वो दूसरे का काम भी करने लग गए ये। जब हुँ, इनको विदेश जाने से फ़ायदा हुआ तो देखिए उस ये वाला नियम में फ्लेक्सिबल हो गए कि नहीं, समुद्र पार कर सकते हैं। लेकिन छुआ-छूत हटाने से इनको अभी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए ये छुआ-छूत नहीं हटा रहे हैं, उसको लगातार प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। अगर इससे उनको कुछ फ़ायदा होता ना, तो सबसे पहले छुआ-छूत को लात मार के भगा देते ये हमेशा अपने ही फ़ायदे के लिए कोई काम करते हैं, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो अब आप ये देखिए कि आप जो भी काम कर रही हैं, उसमें उनका क्या फ़ायदा है या आपका क्या फ़ायदा है, उसमें आपको किस तरह से उसको निकलना है। क्योंकि आप जिस तो परिवार से हैं, आप ही उसको बेटर समझ सकती हैं। आप समझे नहीं, मैंने ऐसे बोला कि बाहर जाना मतलब ये नहीं है विदेश जाना। बाहर जाना मतलब सिर्फ़ घर से बाहर जाना तक अलाउड नहीं है। मतलब उस लेवल की अच्छा, रोक-टोक है ना कि आप बाहर एजुकेशन तक अच्छा, आप बाहर घर से लोगों ही नहीं, बाहर नहीं निकलने देते हैं। ये बोल रही हूँ। ओके, ओके। नहीं तो ये तो बहुत क्रिटिकल स्थिति है कि कोई भी फैमिली जो है अगर अपने लड़की को घर से ही बाहर नहीं निकलने दे रही है, तो ये तो बहुत ही क्रिटिकल स्थिति है भाई, इतना तो पाबंदी नहीं होना चाहिए, इतना तो कोई पाबंदी नहीं लगाता है। आप ये मत पहनो, आपको मतलब यही पहनना है और फुल कपड़े पहनो, कोई आए तो गर्मी इतनी है ना सर यहाँ पे, बोलते हैं नहीं फुली हुँ, पैंट पहननी है, आप ये भी नहीं पहन सकते और आप बाहर तो मतलब आप जाओ तो इतनी ही दूर तक जाना है, इससे आगे तक अपने गाँव के बाहर तो पैर ही नहीं रखना और मतलब कहीं आप एजुकेशन भी आप बाहर से नहीं ले सकते, आपको बस घर पे ही रहना है और एग्ज़ाम आपका होगा तो आपको एग्ज़ाम जाके देना है, वो भी पापा के साथ में बस। ये तो मतलब ये तो बहुत ही वो है, पेरेंट्स जो हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, आपको इस तरह की कंडीशन में अगर आप इतने समय से रह रही हैं या आगे भी अगर रहती हैं, आपको क्या लगता है कि आप अभी तक क्या सोच पा रही हैं इस पर? कैसे इसको आप क्या सोचती हैं, कैसे इससे बाहर निकलेंगी? सर मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैंने कोई एग्ज़ाम जैसे-तैसे निकाल लिया घर से ही, तो शायद क्या हुँ। पता तो बाद में वो कैसे रोकेंगे? मैं बोल दूँगी कि मेरा तो अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अच्छा, ओके, मतलब आप ये कह रही हैं कि आप कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई ऐसी चीज़ें निकाल लेती हैं जहाँ से आपको किसी बेहतर इंस्टीट्यूट या कहीं पे एडमिशन मिल जाता है, तो वहाँ से आप बाहर निकल सकती हैं, आप ये बोलना चाहती हैं? जी सर, ओके। कोई हाँ, भी तो ठीक बहाने है। से। मतलब आप देख लीजिए जो भी आपको बेहतर हो, क्योंकि इस तरह की पाबंदी के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई भी अगर पेरेंट्स अगर लगाता है वो इतना सही है, और मैं नहीं जानता, पूरी बात भी मैं नहीं जानता क्या मैटर है क्या नहीं है। लेकिन जो भी बातें हैं उसमें एक बात तो सही है कि जो मैं आपसे सुन पा रहा हूँ वो सही नहीं लग रहा है।
तो ठीक है, आप अपना देखिए उसमें, लेकिन कोई भी गलत कदम नहीं उठाइएगा जिससे किसी भी तरह का आपको भी नुकसान हो या घर वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो। इस तरह के कोई भी कदम उठाने की नहीं ज़रूरत है, जी ठीक है सर। ना? लेकिन अपने आप को मारना भी नहीं है कि हम जो है घुट रहे हैं, इस तरह की भी चीज़ें में नहीं रहना है, ठीक है ना? एक तो ऐसे बैलेंस चीज़ें लेनी है। हुँ। जी सर, ऐसे थॉट्स आते हैं कई बार कि ऐसा कुछ कर लें ऐसा। सर ऐसा कभी हुआ नहीं है ना, कुछ गलत भी नहीं किया, मतलब यही है ना सर, हमेशा से यही हुआ, दीदी के साथ भी यही हुआ था कि आपने बस अपना 12th कर लिया है, उसके बाद में आपको घर पे रहना है। और यही सर मेरे साथ हुआ कि अब आपका 12th हो गया है, आपको भी ऐसे ही करना है। अच्छा, और उसके बाद तो तो सर ये है और मैं उसके बाद से सैलरी में शादी-विवाह हो जाएगा, फिर आपको अपने घर चले जाना है, ससुराल चले जाना है, यही होगा, यही ना? मनुस्मृति जैसा लिखा हुआ है ना सर, उसको वैसा का वैसा ही फॉलो करते हैं आप। अच्छा, ओके, मतलब कि जहाँ म माता-पिता जहाँ आपकी शादी-विवाह कर देंगे, जहाँ आपका रिश्ता कर देंगे, वहीं पे आपको चले जाना है, चुपचाप घर में रहना है, फिर वहाँ पे घर पे रहना है, यही ना? क्वेश्चन हाँ। ओके, और आपको आज़ादी नहीं है अपना पार्टनर चूज़ करने की? सर कोई आज़ादी नहीं है, आप पार्टनर छोड़ो, आप अपना जो करियर है, आप क्या बनना चाहते हो, वो भी आप चूज़ नहीं कर सकते। ओके, अगर आप कि आपको को ये बनना है, तो आपको उसके लिए कोचिंग तो लेना होगा, कुछ तो करना होगा, तो वो भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। कहीं न कहीं से हुँ, देखना पड़ेगा, खुद फैमिली वाले नहीं सपोर्ट करेंगे। हुँ। नहीं तो ये आप जो है ना आप पढ़ाई कीजिए और देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एजुकेशन में बहुत आगे गए हैं। देखिए किसी भी माता-पिता जो है अपने बच्चे को विशेषकर लड़की को लेकर अगर कोई पुराना कोई एक्सपीरियंस है, कोई खराब एक्सपीरियंस है पुराना तो उसमें वो बाहर नहीं निकलने देता है या कुछ इस तरह की चीज़ें करता है। पर मुझे नहीं लगता कि अगर कोई एजुकेशन पर्पज़ से जा रहा है, पढ़ाई पर अगर ध्यान दे रहा है और उसमें उसका स्कोप है तो मुझे नहीं लगता कि कोई रोकेगा। तो इसमें आपने तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये आपका डिसीज़न सही है, पढ़ाई कीजिए, अच्छी जगह पे एडमिशन लीजिए, करियर पे फ़ोकस कीजिए, ये तो सही लग रहा है फिर। ठीक है, जी सर, ओके सौम्या जी। हुँ। नमो बुद्धाय सर। हाँ, नमो बुद्धाय। फिर यहाँ पे ज्ञान की हिंदी पाठशाला जो है वो लिखते हैं भगवा झंडे में बुद्ध का फोटो लगाकर विश्व गुरु भारत और दूसरी तरफ पंचशीलों को लिखकर हम बिना किसी विरोध के हर घर तक पहुंचा सकते हैं ठेला ऑटो कार। लोग इसी तरह से तो प्रचार कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे वाइस प्रतिज्ञा लिखते हैं स्पाइडरमैन कॉमिक्स में स्पाइडरमैन ने कलाबाजी पर सवाल नहीं करते, वैसे ही ब्राह्मणों की धर्म किताबों पर सवाल नहीं करते। ब्राह्मणों की धर्म किताबें स्पाइडरमैन कॉमिक्स श्रेणी की ही हैं। हाँ, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। उनकी कोई भी किताब जो है ऐसी ही है। यहाँ एक भी ब्राह्मण नहीं दिख रहा है। सबसे खास बात क्या है कि एक भी ब्राह्मण जो है दिख नहीं रहा है डिबेट करने के लिए। आए जरा भाई एक बार आके डिबेट वेट तो कर लें। यहाँ पे कोई लॉजिकल आए हैं। हाँ जी लॉजिकल, बताएं क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते। हाँ सर, मुझे बस थोड़ा-सा आपसे मतलब सवाल पूछना था। मैं डिबेट करने योग्य तो खैर पूछिए। आपसे नहीं हूँ। मुझे सर ये जानना है कि हिंसा मतलब हिंसा की परिभाषा जानना है सर, हिंसा क्या है? किसके हिसाब से हिंसा आपको जानना है? हिंसा जैसे कि सर अपने यहाँ पे जो है ना पंचशील में लिखा ना कि हिंसा ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना, नशा ना करना। तो वही मतलब हिंसा हमको जानना, हिंसा की मतलब डेफिनेशन सर क्या है? हिंसा से बचने की बात लिखी है। नहीं, अगर हिंसा आप ना ध्यान करना से ना, हिंसा ना करना मतलब वही हिंसा से बचने की बात है। समझ हिंसा रहे से हैं? बचना। सेल्फ डिफेंस से हाँ, सेल्फ डिफेंस से मनाही नहीं है। हुँ। बस और ये सर कहा गया है उसमें कि आपको हाँ, हाँ। हिंसा से बचना है, कहीं भी किसी चीज़ का हिंसा से बचना है। बोलिए। मतलब कहीं पे जैसे कि अगर हिंसक नहीं बनना है और ना हिंसा करना है, हिंसा से बचना है। आप यही कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, हिंसक नहीं बनना, हिंसक बचना इस सब में थोड़ा अंतर है। आप इसको ऐसे हुँ, समझिए, हुँ, हुँ। आप अपना जान किसी जानवर के सामने दे दिए कि ले भैया मुझे खा ले। ये भी तो हुँ, एक हुँ। हिंसा ही है। आप जी, हिंसा बिल्कुल। को सपोर्ट ही तो कर रहे हैं। हुँ, लेकिन इसकी मनाही नहीं है। मतलब एक बोधिसत्व जो है वो अपनी जान दे सकते हैं। किस हुँ, चीज़ हुँ। के लिए? यहाँ पे वो एक भलाई देख रहे हैं कि वो किसी जीव की को बचाने के लिए अपना हुँ, जान दे दिए। हुँ, मतलब यहाँ पे आप 2-3 नैतिक वैल्यू देख सकते हैं कि यहाँ पे कायरता हुँ, नहीं है।
हम इतने समर्पित और डेडिकेटेड हैं कि हमारे जान जो है ना, हम अपने आप को इतना बहुमूल्य नहीं समझते, बल्कि हम हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी को बहुत बहुमूल्य समझते हैं और उसके लिए हम अपना जान डेडिकेटेड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब इसमें तो हिंसा तो है, कहीं न कहीं तो हिंसा हो ही रही है, सामने जी, वाला जी, मार के बिल्कुल, वही मैं खाएगा, सोच रहा था। जी, काटेगा। जी। हाँ, लेकिन इस चीज़ को आप समझिए कि यहाँ पे किसी को बचाने के लिए भी किया जा रहा है। दूसरी बात, सेल्फ डिफेंस भी है। अगर कोई आप पर हमला करने आए, आप पे परिवार पे आए, तो आप बचाव भी तो करोगे, ऐसे ही थोड़े गर्दन दे दोगे नहीं, ना नहीं, भैया बिल्कुल काट सर, वो दे तो मेरा बचे। भी सबको। हाँ, तो जी, जी। बुद्धिज़्म में सेल्फ डिफेंस भी है। ज़बरदस्त सेल्फ डिफेंस है। सामने जी, वाले जी। को इतना ज़्यादा वो कर दो कि वो सामने वाला आपसे नहीं लड़ पाए। जैसे ईरान के साथ क्या हुआ? ईरान पे अमेरिका घुसता है, अपना बम डाल दिया पूरा अच्छी तरह से, और अब तीसरा विश्व युद्ध होने के कगार पे था, फिर प्रेशर-वेशर दे के सीज़ फायर भी करवा लिए सब। इतना प्रेशर डाल दिए हैं कि किसी तरह की कोई लड़ाई ही नहीं हो। भारत पाकिस्तान में सीज़ फायर करवा दिया, बताइए। इतना प्रेशर दिया, पता नहीं कौन-सी नब्ज़ पकड़ लिया कि सीज़ फायर पर। उसके पहले तो कोई रेडी ही नहीं था कि नहीं, नहीं एकदम खत्म करके ही छोड़ेंगे, खत्म करके ही, और रातों-रात जो है सीज़ फायर हो जाता है। तो इस तरह ये जो कूटनीतिक होती है, ये भी तो नाम की चीज़ है। हुँ। बोलिए। जी, सर बस एक सर सवाल और था मेरा। मैं ज़्यादा आपका हुँ। सर समय बर्बाद नहीं करूँगा। सर ये जो शाकाहारी और मांसाहारी, इसकी डेफिनेशन सर थोड़ी-सी जाननी है हमको। देखिए, शाकाहारी या मांसाहारी की डेफिनिशन कई तरह से है। कुछ लोग जो है ना, सबका अलग-अलग लेयर बन जाता है। जैसे एक होता है साग पात है, घास पात है। तो घास पात में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, एक लेयर एक खींचा जाता है कि आपको कुछ न कुछ तो खाना ही है, कुछ न कुछ तो खाना ही है। जी, जी, जीवन यापन आपको करना ही है। हाँ, जैसे मच्छरों को ही देखिए, मच्छर जो है वो फूल पत्ते खा के भी ज़िंदा रह सकता है, उनके भी ना रस-वस पी के ज़िंदा रह सकता है। लेकिन उसकी जो फीमेल होती है, उसको जब नए मच्छर पैदा करने होते हैं, अंडे देने होते हैं, वो इंसान का खून चूसती है। हाँ, वो चाहे तो वो फल मतलब पेड़-पौधों के ही हाँ, चूस-चास हाँ, के हाँ, ज़िंदा मैं रह समझ रहा हूँ सकते सर। हैं। जी। हाँ, तो जब वो चूसने आएगी तो इंसान हाथ मारता है तो उसकी मौत भी होती है ना? या फिर इंसान कुछ ऐसे उपाय करता है जिससे कि वो आएँ सब और उसमें लग के मर जाएँ सब। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जब आप ऐसी चीज़ पर जा रहे हैं जो अपना बचाव कर सकता है, आपको काट-पीट सकता है, आपको मार सकता है, वहाँ पे आपकी भी मौत हो, खाने के चक्कर में आपकी भी मौत हो जा रही है। तो उसमें कई कैटेगरी लाई गई है। पेड़-पौधे हैं, उसको फल आप देखेंगे तो एक समय बाद जो है वो फल पकेगा, फूल बनेगा, सर मैं फल 1 मिनट बनेगा, मैं पत्ता थोड़ा-सा बनेगा। डिस्टर्ब आपको करूँगा बीच में। हुँ। सर मैं मेरे कहने का मतलब ये था जैसे कि हम लोग जो है मनुष्य हैं, तो हम लोगों के लिए शाकाहारी और मांसाहारी की सर क्या है? हाँ, वही बता रहा हूँ, उसको सुनिए ना, सुनेंगे तभी तो पता चलेगा ना। जी, जी, बिल्कुल। तो जी, जो जी। अब आम का उदाहरण लीजिए ना, आम छोटा था, तो जब कच्चा था आप तोड़ के चटनी बना सकते थे। अब जब थोड़ा-सा बड़ा हुआ, आप उसको काट-कूट के अचार बना सकते थे, और बड़ा हुआ, पक गया, तो पकने के बाद से अपने आप टूट के गिर भी जाएगा। आप उसको तोड़ेंगे तो पेड़ पे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। पेड़ जो है फिर अगले साल फल देगा, और फिर पकेगा, गिर जाएगा। आप उसकी कुछ पत्तियाँ तोड़ देंगे, फिर से खिल जाएगा। अल्टीमेटली पेड़ जो है उसकी जान नहीं जा रही है। लेकिन इंसान को, आप बकरे को, जीव-जंतुओं को एक बार आप काट देंगे, खा लेंगे तो हमेशा के लिए उसका जीवन ही खत्म हो जाएगा। मांसाहार की जो डेफिनिशन है, आप गेहूँ को देखिए, कहेगा कोई कि गेहूँ भी तो बोया जाता है, बड़ा होता है, या फिर जो है वो उसको भी तो काट लिया जाता है। तो यहाँ देखिए कि वो अपने आप पक जाता है। पक के उसके जो फसल है वो मुरझा जाती है। अब वो सूख जाती है एक तरह से, तब उसको काटा जाता है। पकने के बाद से उसका जीवन खत्म है, अब वो कुछ नहीं कर सकती। उसका लाइफ था, उसको उपजा के वो खत्म हो गई, तब उसको खाया जाता है। तो ये वो हिंसा नहीं है जो आपको लोग कोई बताना की कोशिश करता है कि ये शाक-पात भी तो जीव-जंतु है, उसको तुम लोग क्यों तोड़-ताड़ के खाते हो? एक फसल है,
कोई वेजिटेबल है, वेजिटेबल से कुछ चीज फला, उसको आप तोड़ दिए, हो सकता है अगली बार फिर कुछ दिन बाद नए पत्ती आ जाते हैं, फिर से नया वेजिटेबल देता है, उसको तोड़ते हैं, तो उससे उस पूरे पेड़ की जान नहीं जा रही है उसके, सुनिए ना, उसका वो फल है, फल पकेगा अपने आप गिर जाएगा, आपने कच्चे में तोड़ लिया, आपने यूज कर लिया, लेकिन उसकी जान नहीं गई। इसी तरह से जैसे गाय है, गाय से आपने दूध निकाल लिया तो गाय की थोड़े जान गई। मुर्गी अंडा देती है, अंडा आपने ले लिया तो मुर्गी की जान थोड़े गई, नहीं गई। असल में मांसाहार तब शुरू होता है जब आप ना उसका पूरा जान ही ले लेते हो, उसके चीज ही खत्म कर देते। जैसे मुर्गा आप लिए, उसको काटे तो उसकी पूरी जिंदगी चली गई। आपने मछली उठाया, उसको काटा खाया तो मछली की जिंदगी ही चली गई। समझ रहे हैं, मुर्गा को मारा काटा उसकी जिंदगी, ये असल में मांसाहार है। कुछ और थोड़ा ब्रॉड ढंग पे आप जाएंगे तो उसको कुछ इस तरह से भी लोग कहते हैं, ऐसा जीव जंतु जिसको मारने काटने पर खून निकलता है, ठीक है, या फिर जो चिल्ला सकता है, चित्कार सकता है, रोग आ सकता है, भावनाएं प्रकट कर सकता है, तो वो जो है मांसाहार में आएगा। और जो ये सब नहीं कर पा रहा है, पेड़ पौधा साग, वो शाकाहार कहलाएगा। इस तरह की कुछ डेफिनेशन आती है जी। हाँ सर, जैसे कि क्या हम इस जो आपने बताई है चीजें, क्या हम इसको फर्टिलाइजेशन से ले सकते हैं क्या चीजें? जैसे कि आपने अंडे का एग्जांपल दिया कि मुर्गी ने अंडा तो दिया और उसको हमने कहा मुर्गी की जान नहीं गई, लेकिन जैसे अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ, अगर क्या वो फर्टिलाइज होने के पहले मांसाहारी है या फिर मतलब कैसे, क्या ये मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि फर्टिलाइजेशन उसमें नहीं हुआ सर, तो देखिए उसमें अभी जान नहीं आई। लॉजिकल आप पढ़ाई किए हैं? हाँ सर किए हैं। साइंस के जी कितना एजुकेशन किया है, कितना एजुकेशन किया है? इंटर इंटर लिए हैं। तो ये तो 5वीं 6ठी 7वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि मुर्गी के जो अंडे होते हैं, मुर्गियों के तो हाइब्रिड तो पढ़ाया गया होगा, हाइब्रिडाइजेशन, उसमें तो मुर्गियों के टाइप्स पढ़ाई गई होंगी कि भाई मुर्गी जो है कई अलग अलग वेराइटियां होती हैं। एक मुर्गी जो है 260 मुर्गी का ही नाम है, वो साल भर में 260 अंडे देती है। जो देसी मुर्गी होती है वो 30 40 50 ही मुर्गे अंडे देगी। लेकिन ये अंडे जो है किसी मुर्गे से मेट के कारण नहीं उत्पन्न होता, बल्कि वो खुद ही बनाती है और उसको निकाल देती है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का अच्छा, हाँ, तो इसको जान लीजिए। और ये जितने भी जो पोल्ट्री फार्म से जो अंडे आते हैं, वो मुर्गियां होती हैं, ये मेट वाले नहीं होते हैं कि इनसे अंडे से वो निकलेगा, मुर्गा निकलेगा, बल्कि ये मुर्गी खुद तैयार करती है। जैसे जो गाय दूध तैयार करती है वैसे मुर्गी देती है, और डेली एक अंडे दे रही है, वो अंडे निकल रहे हैं, उसमें बच्चा नहीं होता है, बच्चे वाला अलग होता है। जो बच्चे वाला होता है वो, उसको आप देखेंगे ना धूप के अंधेरे में तो हल्की सी रोशनी में, तो साफ साफ पता चल जाएगा उसमें, और जो नॉर्मल अंडा होगा उसमें अंतर साफ साफ आपको दिख जाएगा क्या होता है जी। सर बस एक लास्ट चीज था, जैसे कि आपने अभी बताया था कि जैसे साग सब्जी होते हैं, थोड़ा अपर लेवल लोग ऐसा भी कहेंगे, तो जैसे मान लो कोई साग सब्जी है, हमने उसको नहीं काटा, ना कुछ किया, ना पकने दिया, उसको हमने पहले ही उखाड़ लिया। जैसे मान लो हम सोया मेथी का एग्जांपल ले लेते हैं, उसको हमने उगाया और उखाड़ लिया सर, और काट के खा गए, तो वो सर किस में आएगा, वेजिटेरियन में या नॉन वेजिटेरियन में सर? देखिए मैंने आपसे कहा ना कि साग में क्या होता है खासियत, साग जो है उसका अपना एक पूरी तरह से आप उसको देखें कि उसमें ना कोई आवाज है, ना उसमें से खून निकल रहा है, ना वो चिल्ला सकता है, ना बोल सकता है, ठीक है। आप साग जो है, साग में से एक दो पत्ता तोड़ लेंगे और छोड़ देंगे ना तो भी वो आगे बढ़ते रहेगा। पूरा उखाड़ लेंगे, खा लेंगे, यूज कर लेंगे, उसका अपना कोई है नहीं ना, उसका ना सर है, ना मुंह है, ना नाक है, ना कान है, ना आंख है, देख रहा है, आपकी तरफ फीलिंग नहीं है। नहीं सर, जीवन तो है ना सर उसमें? नहीं, वही मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि उसमें कुछ प्रकार है ना, इंसान ने जो परिभाषाएं बनाई हैं वो यही तो परिभाषाएं बनाई है कि साग पात क्या कर रहा है, वो अपनी तरह देखता है कि हमारी तरह चीजें हैं कि नहीं है, हमारी तरह। भाई आप ईश्वर बनाए हैं तो आपने काहे नहीं पालक को, गोभी को, इन सबको काहे नहीं ईश्वर बना लिया? ईश्वर आप अपनी ही तरह क्यों बनाए हैं? हर एक व्यक्ति का ईश्वर, उसका पैगंबर, उसका जो है बेटा भगवान का, उसकी ही तरह क्यों है, इंसान की ही तरह क्यों है? इसीलिए कि वो हर एक चीज नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि आपको जो परिभाषा बनाई गई है मांसाहार की, उसमें 2-3 चीजें हैं कि जैसे साग है वो अपना जिंदगी खत्म करके उसी जगह पर रह गया,
मूवेबल नहीं है, ना बोल सकता है, ना चिल्ला सकता है। बहुत लोगों को जैसे कोई चीख रहा है, रो रहा है, आप एक बच्चे को देखिए, उसको भूख लगी है, वो नहीं रो रहा है, आपको दया आएगी उस पे? बताइए। नहीं, बच्चे पे तो सर है कि दया। नहीं, बच्चे पर दया आएगी। एक बच्चा जो है वहीं पर रो रहा है, एक बच्चा चुपचाप शांत पड़ा हुआ है, भूख दोनों को लगी है, दया आपको किस पर आएगी? जो रो रहा है सर उस पे पहली बात आएगी। हाँ, जो रो रहा है उस पर आएगी। उस तो पे ये क्या जो आएगी? मांसाहार शाकाहार की जो परिभाषा बनाई गई है, वो अल्टीमेटली जान को लेकर नहीं बनाई गई है। वो मैं पहले समझा चुका हूँ आपको कि जान तो उसमें भी है, आम के पेड़ में भी जान है, लेकिन वो एक प्रोडक्ट तैयार किया, छोड़ दिया। आपके तरफ से बैकग्राउंड साउंड आ रही है, म्यूट कर लीजिए। ठीक है। एक मिनट। उसने क्या हाँ, उसने क्या किया कि अपनी चीजें तैयार कर रहा है, छोड़ दे रहा है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इससे हमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगली बार उसका फसल आएगा। तो जो साग सब्जियां होती हैं, मिर्च का ही पेड़ है, आप मिर्च तोड़ रहे हैं, फिर नई मिर्ची आती है, आते जाते रहती है। तो इस तरह से आप क्या देख पा रहे हैं कि अब जैसे कई सारे साग हैं, उसको जड़ से ही उखाड़ लेते हैं। गोभी वो भी है, उसको जड़ से ही उखाड़ लेते हैं। नहीं उखाड़ेंगे तो वो फल सहित कुछ समय बाद अपने आप मुरझा जाएगा, उतने पर ही रुक जाएगा वो। लेकिन वो जो है वो खाने लायक आपके नहीं रह जाएगा, थोड़ा सा वो ज्यादा वो हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा उसका फ्रूट। तो उसको लोग पहले ही थोड़ा उखाड़ लेते हैं। वहां से किसी भी तरह की इस तरह की फीलिंग उसको नहीं आ रही है कि यह हमारी तरह है। ठीक है। उसमें कहीं से भी वो रोने गाने चिल्लाने की फीलिंग नहीं आ रही है, तो वो लोग संतोष कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे कोई रोता गाता चिल्लाता है, जो आप अपने कान से महसूस कर सकते हैं, आपके शरीर अपने ज्ञानेंद्रियों से जो महसूस कर सकते हैं, सबसे पहले दया वहां पे आती है। समझ रहा है ना? तो हाँ सर, ये समझ तो रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक डाउट और है। कोई बहुत बड़ा ये डेफिनेशन नहीं है कि आप जीवन को जीव होने का लेने का मांस से नहीं लेना देना है। मांसाहार यानी कि मांस की बात चल रही है, और शाकाहार मतलब आप साग पात खाते हैं। जीवन की बात नहीं है कि जीवन है कि नहीं है। आज इस डिफिनेशन को समझिए पहले अच्छे से। आप जीवन को लेकर चल रहे हैं कि ये इसमें जीवन ही नहीं होना चाहिए, हमें तो ऐसी चीजें खानी चाहिए। हाँ, आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमें तो पत्थर और मिट्टी खाना चाहिए क्योंकि इसमें जीवन नहीं है, आप ये सोच रहे हैं। लेकिन शाकाहार और मांसाहार की जो डिफिनीशन है जीवन को लेकर नहीं है। वो डिफिनीशन है ना कि जो चिल्ला सकता है, और इंसान ना किसी का चिल्लाना नहीं बर्दाश्त कर सकता। कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया का कितना भी खतरनाक से खतरनाक व्यक्ति हो, बच्चे रो रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं, वो रहे हैं, या उसके घर परिवार वाले रो रहे हैं, तो उसको जो है ना दुख हो ही जाएगा, क्लेश में आ ही जाएगा। उसके अगल बगल का इन्वायरमेंट देख के वो क्लेश ही जाता है। इसी चीज का तो फायदा आज तक जो धूर्त है, विलेन है, इसी चीज का तो फायदा उठाए हैं ना। समझ रहे हैं? इसी चीज का फायदा उठाए हैं कि अरे ये सब सभ्यता वाले हैं, इस सभ्यता वाले रोएंगे गाएंगे, रुलाओ तो जो कहेंगे वो मानेंगे। ये सब अब पूरी फिल्म में क्या होता है, क्यों को लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं विलन के खिलाफ? इसीलिए तो नहीं खोल रहे हैं ना, क्योंकि उसने डरा रखा है कि कष्ट देगा तो रोना चिल्लाना गाना ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं? तो ये डेफिनेशन शाकाहार मांसाहार की जीवन आधारित नहीं है, बल्कि ये इंसान जो है उसका साग यानी साग पात खाएंगे, या मांस यानी हमारी तरह का कोई चीज है, उसका पूरा जीवन खत्म होने वाला है, मांस उसका खा रहे हैं जिसमें रक्त है, ये चीजों में आता है वो। ठीक है, ओके, ठीक है सर, धन्यवाद सर। हाँ जी, धन्यवाद। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।